साथियों, कैसे हो आप सभी। और आई होप सभी की अच्छी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज लेके आए हैं केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट 4। केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट 4 जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 620 ग्राम सोडियम ऑक्साइड में मोलों की संख्या। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। 620 ग्राम सोडियम ऑक्साइड में मोलों की संख्या क्या है। तो देखो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन है 1 मोल। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1 मोल, सेकंड ऑप्शन है 10 मोल, और थर्ड ऑप्शन है 18 मोल, और फोर्थ ऑप्शन है आपका 100 मोल। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है मोलों की संख्या, मोलों की N इज इक्वल टू भार ग्राम में 620 और अनुभार 620 बटे 62। Na2O का जो अनुभार होता है Na2O का जो अनुभार होता है वो 62 होता है। तो 62 अपॉन आपका ये हो जाएगा 10 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोलों की संख्या होगी आपकी 10 मोल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 ग्राम ऑक्सीजन में जितने परमाणु है उतने ही परमाणु उपस्थित है। 2 ग्राम ऑक्सीजन में जितने परमाणु हैं उतने ही परमाणु उपस्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 0.5 ग्राम हाइड्रोजन में, सेकंड ऑप्शन है आपका 4 ग्राम सल्फर में, 7 ग्राम नाइट्रोजन में, 2.3 ग्राम सोडियम। तो परमाणु बताने हैं आपको, मोलों की संख्या बतानी, तो भार आपको नीचे रखना है, ग्राम में भार अपॉन परमाणु भार, तो 1 हो जाएगा। तो ये तो नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे भार ग्राम में अपॉन परमाणु भार। भार कितना सल्फर का 32, 4 8 32 1/8। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। 4 ग्राम सल्फर में, 4 ग्राम सल्फर में ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका वो होता है, जब एक आदर्श गैस में अनियंत्रित प्रसार होता है तो शीतलता उत्पन्न नहीं होती। जब एक आदर्श गैस में अनियंत्रित प्रसार होता है तो शीतलता उत्पन्न नहीं होती। तो इसके सामने इसके आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका व्युत्क्रम तापक्रम से ऊपर होते हैं, आपस में कोई आकर्षण बल उत्पन्न नहीं करते, गतिज ऊर्जा में कमी के बराबर कार्य करते हैं, ऊर्जा ह्रास के बिना संकट करते हैं। तो एक आदर्श गैस है, तो आदर्श गैस में अनियंत्रित प्रसार होता है तो शीतलता उत्पन्न नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो उसके जो अणु होते हैं वो आपस में, उनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो नगण्य होता है। आकर्षण बल क्या होता है? नगण्य होता है। तो मतलब उनके बीच में कोई आकर्षण बल उत्पन्न नहीं हो करते, आपस में कोई आकर्षण बल उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि जो उनके बीच में आपका मॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ही कम होता है, वो बहुत ही कम होता है, इसलिए उनके बीच में कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता। तो आई होप सभी को यहाँ पे क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए तो जल्दी से बताइए, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अनिश्चितता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? फर्स्ट ऑप्शन है आपके मैक्सवेल, और सेकंड ऑप्शन है आपका हाइजेनबर्ग, और थर्ड ऑप्शन है आपका दे ब्रोगली, और फोर्थ ऑप्शन है पॉली। जल्दी से जल्दी सभी आंसर बताइए क्या होने वाला है इसका राइट आंसर। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जल्दी से बताइए।
तो जो सेकंड ऑप्शन है वो है हाइजेनबर्ग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अनिश्चितता का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था वो हाइजेनबर्ग ने किया था। चलिए, बहुत ही अच्छा। तो ऊर्जा के बंडल क्या कहलाते हैं? आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के बंडल क्या कहलाते हैं? ऊर्जा के बंडल क्या कहलाते हैं? ऊर्जा के बंडल क्या कहलाते हैं? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, फोटोन, पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन। तो ऊर्जा के बंडल क्या कहलाते हैं? जल्दी से जल्दी सभी आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा, सभी के आंसर आ रहे हैं। चलिए बताइए, ऊर्जा के बंडल क्या कहलाते हैं? फोटोन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है यहाँ पे? राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। एक तत्व जिसकी इसकी किसी भी यौगिक में धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या नहीं होती। एक तत्व ऐसा है जिसके किसी भी यौगिक में धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या नहीं होती। तो आपके सामने है फर्स्ट ऑप्शन बोरॉन, सेकंड ऑप्शन ऑक्सीजन, थर्ड ऑप्शन क्लोरीन, फोर्थ ऑप्शन फ्लोरीन। तो जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होने वाला? एक तत्व ऐसा है जिसकी इसके किसी भी यौगिक में धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या नहीं होती। तो फर्स्ट ऑप्शन है बोरॉन, सेकंड ऑप्शन है ऑक्सीजन, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या है? जिसकी धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। और बाकी भी सभी में धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या होती है। चलिए, क्योंकि इसकी -1 ऑक्सीकरण संख्या होती है आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है, एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या घटती है या बढ़ती है? घटती है या बढ़ती है? परिवर्तित नहीं होती, पहले बढ़ती है फिर घटती है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या घटती है या बढ़ती है? परिवर्तित नहीं होती, पहले बढ़ती है फिर घटती है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए, क्या होने वाला है? क्या होने वाला है इसका आंसर? जल्दी से बताइए। जो ऑक्सीकरण प्रक्रम होता है उसमें ऑक्सीकरण संख्या हमेशा हमेशा बढ़ती है। आपको ध्यान रखना है, जो ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है उसमें ऑक्सीकरण संख्या हमेशा बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि से अभिक्रिया की दर। अगर हम सांद्रता में वृद्धि करते हैं तो अभिक्रिया की दर में क्या प्रभाव पड़ता है? अभिक्रिया की दर में क्या प्रभाव पड़ता है? अभिक्रिया की सांद्रता में वृद्धि से अभिक्रिया की दर क्या रहती है? अप्रभावित रहती है, बढ़ती है, घटती है, घट अथवा बढ़ जाती है। जल्दी से बताइए इसका। अगर हम अभिक्रिया की सांद्रता में वृद्धि कर दें तो क्या हो जाता है? तो ध्यान रखना, अभिकारकों की सांद्रता जितनी अधिक होगी अभिक्रिया उतनी तेज होगी, मतलब उसकी दर भी उतनी तेज होगी। ठीक है ना? अगर इसके अभिकारकों की सांद्रताएं घटा देते हैं हम तो क्या हो जाता है? अभिक्रिया की दर भी घट जाती है। अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। आपकी अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाती है? डिक्रीज। तो वृद्धि से क्या होगा? अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। बस यही तो बताना है। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है यहाँ पे? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वायुमंडलीय दाब पर ठोस के पिघलने की दर। ठोस के पिघलने की दर क्या होती है? वायुमंडलीय दाब पर ठोस के पिघलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है ठोस के पिघलने की क्रिया? समआयतनिक परिवर्तन, समदाबीय परिवर्तन, समदाबीय एवं समतापीय परिवर्तन, रुद्धोष्म परिवर्तन। ठोस के पिघलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है समआयतनिक परिवर्तन, समदाबीय परिवर्तन, समदाबीय एवं समतापीय परिवर्तन,
रुद्धोष्म परिवर्तन। तो जल्दी से बताइए क्या होने वाला है इसका राइट आंसर। वायुमंडलीय दाब पर ठोस के पिघलने की क्रिया क्या कहलाती है? अगर हम बात करें वायुमंडलीय दाब पर ठोस के पिघलने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं समदाबीय एवं समतापीय परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक J है, तो ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक J है, तो J यहाँ पे क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर जो ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक J है, तो J यहाँ पे क्या है, एक स्थिरांक है, एक भौतिक राशि है, एक परिवर्तनकांक है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक J है, एक स्थिरांक होता है या एक भौतिक राशि होती है, एक परिवर्तनकांक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मा जो J होता है एक परिवर्तनकांक होता है, मतलब चेंज हो जाता है वो, ठीक है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये कोई वो है विमाएँ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो J एक परिवर्तनकांक है जो चेंज होता रहता है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 71 है, इनमें से कौन सा यौगिक दुर्बल अम्लीय गुण दर्शाता है? तो दुर्बल अम्लीय गुण जो दर्शाता है वो पहला ऑप्शन है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो C6H6CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है उससे जल्दी से बताइए क्या होने वाला है। तो 71 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत ही अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एल्काइन निम्न क्रिया दर्शाते हैं, एल्काइन निम्न क्रिया दर्शाते हैं। योगशील क्रिया, प्रतिस्थापन क्रिया, बहुलीकरण क्रिया, उपयुक्त सभी। एल्काइन कौन सी क्रिया दर्शाते हैं? तो एल्काइन योगशील क्रिया भी दर्शाते हैं और आपकी प्रतिस्थापन क्रिया भी दर्शाते हैं, बहुलीकरण क्रिया भी दर्शाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाने वाला है। एल्काइन जो क्रिया दर्शाते हैं वो दर्शाते हैं आपकी सभी, उपयुक्त सभी। कांच क्या होता है? तो कांच ऑप्शन नंबर 73 देखते हैं, कांच क्या होता है? तो कांच क्या है जल्दी से बताइए। कांच एक अतिप्त ठोस होता है, अतिशीतित द्रव होता है, अतिशीतित गैस होती है, अतिप्त द्रव होता है। तो कांच क्या होता है? तो जल्दी से बताना है आपको कांच क्या होता है। तो कांच होता है अतिशीतित, अतिशीतित द्रव। कांच जो होता है वो होता है अतिशीतित द्रव। तो अतिशीतित द्रव होता है कांच, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है, अतिशीतित द्रव। तो मैंने बताया था जो कांच होता है एक्रिस्टलीय ठोस होता है, एक्रिस्टलीय ठोस होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाने वाला है, अतिशीतित द्रव होता है। तो जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो जल्दी से बताइए किसमें शीशे की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है कोयला, सेकंड ऑप्शन है खाना पकाने की गैस, उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन, निम्न ऑक्टेन वाला ईंधन। तो कौन सा शीशे की मात्रा किसमें पाई जाती है? तो ऐसा जिसमें जिसका ऑक्टेन नंबर सबसे ज़्यादा होता है उसमें शीशे की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जो ऐसा ईंधन होता है जिसमें ऑक्टेन की मात्रा सबसे अधिक हो उसमें ईंधन की मात्रा सबसे, शीशे की मात्रा सबसे अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका। चलिए, पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य निम्न में से किस, जो पायरेक्स कांच होता है उसकी जो सामर्थ्य होती है सबसे ज़्यादा किसके कारण होती है? किसके कारण होती है? पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? तो पहला ऑप्शन है आपका पोटेशियम कार्बोनेट, सेकंड ऑप्शन है लेड ऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है बोरेक्स और फोर्थ ऑप्शन है फेरिक ऑक्साइड। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोरेक्स। बोरेक्स ऐसा एक ऐसा एलिमेंट है जिससे
पायरेक्स कांच की जो शक्ति है, जो पावर है, वो बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीकरण संख्या होती है OF2 में होती है, या CI2O में होती है, H2O में होती है, N2O में होती है। तो प्लस ऑक्सीकरण संख्या किस रीजन के कारण होती है ऑक्सीजन की? तो जल्दी से बताइए कौन सा होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, OF2। प्लस ऑक्सीकरण संख्या जो होती है ऑक्सीकरण की, ऑक्सीजन की, वो OF2 में होती है। चलिए, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, सोडियम कार्बोनेट को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए क्या होने वाला है। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसको, जैसे पहला ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि बेकिंग सोडा, कि हम सोडियम कार्बोनेट को बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं या खाने के सोडे के नाम से जानते हैं? नहीं। देख, तो जो सेकंड ऑप्शन है आपका धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा। थर्ड ऑप्शन है कास्टिक सोडा, दाहक सोडा। और फोर्थ ऑप्शन है आपका कास्टिक पोटास। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। Na2CO3 को हम धोने के सोडे के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेयर अभिकर्मक क्या होता है? बेयर अभिकर्मक क्या होता है, जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है आपका क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ब्रोमीन जल। तो जल्दी से बताइए क्या होने वाला है इसका राइट आंसर। तो बेयर अभिकर्मक जो होता है आपका क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट होता है, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट होता है। तो जो कांच का निर्माण करते हैं के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्री क्या क्या है कांच के निर्माण के लिए? बालू, पहला ऑप्शन है बालू, सोडा, चूना, पत्थर, बालू, चारकोल, सोडा। थर्ड ऑप्शन है चूना, पत्थर, चारकोल, सल्फर। और फोर्थ ऑप्शन है बालू, सल्फर, सोडा। तो जल्दी से बताइए 79 का क्या आंसर होगा आपका। तो कांच के निर्माण के लिए जो प्रयुक्त सामग्री, कच्ची सामग्री होती है, वो होती है ऑप्शन नंबर ए बालू, सोडा, चूना, पत्थर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता? विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जा सकता। तो पहला ऑप्शन है लोहा, तांबा, निकेल, कोबाल्ट। तो जल्दी से बताइए 80 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा। तो तांबा, तांबा एक ऐसी धातु है जिसका विद्युत चुंबक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। चलिए, बहुत ही अच्छा। तो आपका जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए हम क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। और जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट होगा वो आपका फिजिक्स का होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस